मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए जरा। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ऊंचाई तथा दूरी। ऊंचाई तथा दूरी। ऊंचाई तथा दूरी इंग्लिश में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों समझिए इस बात को। हर्ष कह रहा है सर अभी कूपन नहीं मिला। मेरे बच्चे अभी मैं आज करा दूंगा। कल आप जानते हैं कि मुखर्जी नगर में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट घटित हो गया। एक यूपीएससी की क्लास चलती थी एक जगह पे, और वहां पे कल आग लग गई और हम लोग भी सारे फिर वहीं थे जब हमें पता चला इस सारी घटना का। तो इसलिए कल कोई भी स्टाफ शायद आपको नहीं भेज पाया होगा वो कूपन कोड या कोई काम। तो आज हम उस काम को कराने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए मेरे प्यारे, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई व दूरी। देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है वो सारी कहानियां भी मैं समझाऊंगा। पेपर में इससे कभी कभार एक सवाल आ जाता है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि हर सेट में एक सवाल आएगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर एसएससी सीजीएल में 20 सेट हो रहे हैं तो 20 सेट में से 3 से 4 सेटों में हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल मिल सकते हैं। ऐसी संभावना रहती है, यानी आता है, हम ये कह सकते हैं। तो आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। हाँ ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं मेरे भाइयों? उन्नयन कोण। क्या होता है जी उन्नयन कोण? उन्नयन का मतलब आंखें ऊपर करके आप देखते हैं। अगर मान लीजिए आपकी आंख यहां है और ये आपकी आंख के पैरेलल कोई लाइन है, और यहां से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, अपनी आंख से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे मैं यहां हूं, मेरी आंख के पैरेलल ये लाइन है और मैं इससे ऊपर देखूं ऐसे, तो ये मेरा कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे ही मेरे बच्चे एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों अवनमन कोण। नमन कोण, अव का मतलब होता है झुकाना, अवनमन कोण यानी आंखों को झुका के देखना, मतलब नीचे की तरफ देखना। यानी ऑब्जर्वर अगर यहां है तो ये उसकी आंखों के पैरेलल कोई लाइन है और ये नीचे की तरफ वो देख रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो कोण होता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये गलत लिखा हुआ है, एलिवेशन डिप्रेशन। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अवनमन कोण। मेरे बच्चों एक बात और भी आप हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, क्या कि अगर ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है, अगर ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है मेरे बच्चों, तो दो पैरेलल लाइनों को जब भी कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी, दो पैरेलल लाइनों को जब भी कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं। इन्हें हम कहते हैं एकांतर अंतःखंड के कोण। ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे इन्हें, एकांतर अंतःखंड के कोण। खंड के कोण, खंड के कोण, एकांतर अंतःखंड के कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये बराबर होते हैं। तो मेरे बच्चे कहानी के पीछे उद्देश्य ये है कि भाई ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होती है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये वाला कोण, ये वाला कोण और मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण, ये वाले कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हाँ जी, तो ये हम समझेंगे इसे जरूर एंगल ऑफ डिप्रेशन की तरह मेरे बच्चे, लेकिन ये काम करेगा एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह। हाँ जी, क्योंकि ये थीटा है तो ये वाला कोण भी मेरे बच्चे थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत सुंदर। ऐसे ही मेरे बच्चे एक तीसरा कोण होता है
ये रेक्टेंगुलर एंगल गलत होता है, इसे हम कहते हैं सबटेंडेड एंगल। अवतरित कोण, अवतरित कोण, यानी किसी आदमी की आंख पे कुछ अवतरित होना। देखिए यार, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे ना, वो पढ़ रहे थे किसी पॉइंट पे कि ये आदमी की आंख है, यहां से ये पैरेलल लाइन है, इससे ऊपर वो किसी पॉइंट को देख रहा है, कोई पॉइंट है। तो ये वाला जो एंगल कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। ये मेरे भाइयों हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। हाँ जी। दूसरी बात, अगर मान लीजिए इस बार किसी पॉइंट की तरफ ना देख के पूरी ऑब्जेक्ट की तरफ देखा जाए, जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर की आंख से पूरी ऑब्जेक्ट को देखना, यानी पूर्णतः देखना, ये मेरे प्यारे बच्चों कहलाता है एंगल, सबटेंडेड एंगल। जैसे मैं आपको कहूं ये किताब है, मान लीजिए किताब, मैं अगर इस किताब को पूरी तरह देख रहा हूं यहां से, देखिए अगर मैं इसके टॉप को देख रहा हूं, इस टॉप को देख रहा हूं यहां वाले को, तो ये मेरी आंख से ऊपर है, तो ये मेरा कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और इस पॉइंट को अगर मैं मेरी आंख से नीचे देख रहा हूं, तो ये मेरी आंख का कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, आंख के पैरेलल लाइन से एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन मान लीजिए मैं पूरी किताब को ही देख रहा हूं मेरे बच्चे, मतलब मैं इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक को पूरी बुक को देख रहा हूं, तो ये वाला जो कहलाएगा ना, मेरी आंख पे जो बंद किया आएगा, ये कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, सबटेंडेड एंगल। हाँ है ना। प्रिंस कह रहा मेरा नाम ले लीजिए, ले लिया भाई। हम्म। हरदेश भाई तेरे से बात करेंगे, तेरी कोई और गंभीर समस्या है पारिवारिक, अभी पॉजिटिव रहो, जीवन में हर समस्या का समाधान है, लेकिन हर समस्या एक वक्त मांगती है, तो उस वक्त तक का पेशेंस रखिए मेरे बच्चे। तो ये वाला जो एंगल कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहलाता है सबटेंडेड एंगल। क्या कहलाता है मेरे भाइयों, सबटेंडेड एंगल। हाँ जी। अब मेरे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में तीन कोणों के रेशियो की आपको जरूरत पड़ेगी, और वो तीन कोण है कौन कौन से, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। 45 डिग्री में क्या कहानी होती है, दोनों ही साइडें आपस में बराबर होती हैं, ये वन है, ये भी वन होगी, ये √2 होगी। 60 डिग्री में ये वाली साइड √3 होगी, ये 1 होगी, और ये मेरे बच्चे 2 होगी। यानी √3 के सामने वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री। और 1 √3 और 2, देखिए 30 में भी रेशियो यही है, 1 √3 2, और 60 में भी यही है, 1 √3 2। लेकिन एक के सामने वाला एंगल क्या होगा, 30 डिग्री, और √3 के सामने वाला एंगल होगा 60 डिग्री। हाँ जी, मेरी बात समझ गए। जैसे मैं प्रैक्टिस कराऊं और आपको कहूं कि मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताइए, ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, ये √2, तो बताइए ये वाला एंगल क्या होगा। तो आप तुरंत कहेंगे सर रेशियो पढ़िए ना, पीछे जो बताया था। तो देखिए 1 1 √2 कहाँ है, तो आप कहेंगे 45 डिग्री में। तो इसका मतलब सर ये वाला कोण 45 डिग्री हो गया, ये वाला कोण क्या है, 45 डिग्री। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। करिए मेरे बच्चे। करिए मेरे भाई।
मेरे बच्चे कह रहा है किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई की। ये मेरे प्यारे बच्चों खंबा, खंबा है, खंबे की हाइट है, और ये खंबे की छाया है। ये मेरे प्यारे बच्चों खंबे की छाया है। तो सवाल में कह रहा है ये कोण 90 डिग्री है, बिल्कुल। तो किसी खंबे की ऊंचाई और ये उस खंबे की छाया है। तो कहता है खंबे की छाया उसकी ऊंचाई का √3 गुना, यानी हाइट 1 है तो शैडो कितनी है, √3। ये खंबे की ऊंचाई है, ये खंबे की छाया है, तो उसकी जो छाया है वो उसकी ऊंचाई का √3 गुना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल पूछ रहा है कितने डिग्री का हो। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, यानी उन्नयन मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो सूर्य का कोण कितना आएगा। तो आप खुद बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये रेशियो हमने पढ़ा था और आपने बताया था कि 1√3, पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो ये आएगा 2। तो 1 के सामने वाला एंगल क्या होता है सर, 30 डिग्री। और अगर ये वाला कोण पूछ ले तो ये निकाल देंगे सर, 90 में 90 30 120 तो यह 60। वैसे भी सर 1√3 2 है, तो √3 के सामने वाला कोण होता है 60 डिग्री, ध्यान रखना। हाँ जी, तो इसका आंसर होगा 30 डिग्री। ठीक है बाबू, बताइए। अरे इस लोगो को है ना, कैरियल के लोगो को डाउन कर दे नीचे या हल्का कर दे, ये कंटेंट छिपा रहा है। या राइट में डाल दे इसको, लोगों को नीचे कर दे ना, यहां पे उठा के यहां कर दे, इस जगह। हाँ ठीक है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात समझिए। कहता है 5 मीटर ऊंची किसी दीवार के आधार से, ये कोई दीवार है, इस दीवार की हाइट है 5 मीटर। 5 मीटर ऊंची किसी दीवार के आधार से 5√3 मीटर की दूरी पर, 5√3 मीटर की दूरी पर झुकी एक सीढ़ी के आधार का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। कहता है ये एक सीढ़ी होगी तो इस सीढ़ी का उन्नयन कोण बताना है क्या होगा। एक सीढ़ी है बाबू, तो इस सीढ़ी का उन्नयन कोण बताना है क्या होगा। तो मेरे बच्चे अगर हम इसका रेशियो निकालें तो 1, और ये रेशियो निकालें तो √3। तो ये मेरे प्यारे बच्चों 1 है, ये √3 है, तो ये 2 आएगा। तो 1 के सामने वाला कोण क्या होता है, 30 डिग्री। यानी जो सीढ़ी झुकी हुई है वो 30 डिग्री पे झुकी हुई है मेरे बच्चे। कितने पे, 30 डिग्री। हाँ जी, करिए भैया। कहता किसी खंबे की छाया यदि उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है खंबे की ऊंचाई, और ये है मेरे बच्चे इसकी छाया। तो खंबे की जो छाया है वो इसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी ये लेंथ 1 है तो मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ भी क्या होगी, 1। ये लेंथ 1 है तो ये लेंथ भी 1 होगी। हाँ जी, हाँ है ना, क्या मेरी बात समझे।
तो कह रहा है जी ये वाला कोण बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण होगा 45 डिग्री। ये वाला कोण होगा मेरे प्यारे बच्चों 45 डिग्री। हाँ जी बताइए। बहुत बढ़िया। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला बुक जो है वो कल 17 तारीख को मैंने कहा था ना, आज तो 16 तारीख है ना, 17 तारीख को कल 11 बजे फ्लिपकार्ट पे सेल ऑन होगी, तो वहां से आप इसे 99 रुपए में परचेज कर सकते हो। और भी हमारी बहुत सारी किताबें जो सेल में लगेंगी। आइए पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। कहता है खंबे की परछाई उसकी हाइट का 1/√3 गुना, यानी अगर हाइट 1 है तो उसकी जो शैडो होगी वो 1/√3 गुना होगी। तो मेरे बच्चे सबको √3 से गुना करेंगे, तो यहां √3 आया, यहां 1 है। क्लियर है मेरे भाई? बिल्कुल सही। तो मेरे बच्चों अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट यानी ये कोई खंबा है और इसकी हाइट अगर √3 है, तो सवाल में कह रहा है इसकी शैडो की जो लेंथ आ रही है ना, इसकी शैडो की जो लेंथ आ रही है, शैडो की जो लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों, वो कह रहा है कितनी आ रही है? √3 ना 1। अगर हाइट √3 होगी तो शैडो की लेंथ होगी 1। तो कह रहा है ये वाला एंगल बताइए क्या हो। तो मेरे बच्चे √3 के सामने वाला एंगल क्या होता है? 60 डिग्री। तो मेरे भाइयों मेरा आंसर होगा 60 डिग्री। हाँ जी। आपको रेशियो निकालना नहीं आता, उसने कहा हाइट का 1/√3 गुना, यानी हाइट 1 है तो शैडो √3 1/√3 गुना है, तो √3 से दोनों तरफ गुना कर दो। या ऐसे समझिए कि जो उसकी शैडो है वो उसकी हाइट का 1/√3 गुना है। तो मेरे बच्चे शैडो यहीं रखते हैं, हाइट बटे ले आते हैं, यह आया 1/√3। तो शैडो 1 है तो हाइट कितनी होगी? √3। हाँ है ना मेरे बच्चे? करिए मेरे भाई। आइए मेरे बच्चों, ये कोई छड़ी है, इस छड़ी की जो लंबाई है मेरे बच्चों कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और कहता है ये जो परछाई छोड़ती है वो छोड़ती है, नहीं नहीं, 12 सेंटीमीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ी मैदान पर 8 सेंटीमीटर लंबी परछाई छोड़ती है। कहता है जो इसकी परछाई है वो 8 सेंटीमीटर, यानी अगर हाइट 12 है तो शैडो की लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 8 सेंटीमीटर। तो मेरे बच्चे किसी एक ही सर्टेन टाइम पे सूरज जितना मेरे साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा उतना ही आपके साथ बनाएगा, उतना ही इसके साथ, उतना ही इसके साथ, क्योंकि आदमी तो सेम ही होंगे। तो जो रेशियो हाइट और शैडो का यहां बनेगा वही दूसरी जगह बनेगा। तो 4×3=12, 4×2=8। इसका मतलब हाइट और शैडो की लेंथ का जो रेशियो होगा 3:2 है। अब कह रहा है कि एक और बंदा है, उसी समय एक मीनार मैदान पर 40 मीटर लंबी छाया बनाती है। तो ये है मेरे बच्चे मीनार और ये है उसकी छाया। तो कह रहा है छाया की जो लंबाई है वो 40 मीटर है, छाया की लंबाई 40 मीटर है। तो बताइए मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो ठीक उसी समय की कहानी की बात करें तो अगर हाइट 3 होगी तो शैडो कितनी होगी मेरे बाबू? 2। शैडो 2 होगी। तो हाइट अगर 3 यूनिट होगी तो शैडो हो जाएगी 2 यूनिट। हाँ जी।
तो 2 यूनिट 40 मीटर, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चों 20 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 20 है, तो आंसर होगा 60 मीटर। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 60 मीटर। कितना होगा मेरे भाइयों? 60 मीटर। हाँ जी, पढ़िए मेरे भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जी, सवाल आपने पढ़ा होगा मेरे बच्चे। सवाल बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत है। मैं पढ़ के सुनाता हूं और एक एक चीज समझाता हूं। कहता है एक व्यक्ति मोल के निकट सड़क पर खड़ा है। कहता है एक आदमी है और वो सड़क पर खड़ा हुआ है, मोल से 1215 मीटर की दूरी पे है। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों मोल, ये है मोल, ठीक है जी, ये मोल है भैया, और हम कह रही है भैया ये जमीन है, और ये 1215 मीटर की दूरी पे कुल मिला के खड़ा हुआ है। आदमी मोल से कितना दूर है? 1215 मीटर की दूरी पर है, और सड़क से मोल के शीर्ष को इस प्रकार देखने में सक्षम है कि उसके और मोल के बीच स्थित एक पेड़ का शीर्ष मॉल के शीर्ष के साथ दृष्टि रेखा में आता है। द रोड इन सच ए वे दैट द टॉप ऑफ ए ट्री विच इज बिन बिटवीन हिम एंड द मॉल। यानी मेरे भाई, यहां से यहां तक उसकी आंखों की दृष्टि जा रही है, तो बिल्कुल इसके बीचों बीच एक पेड़ आ जाता है। बिल्कुल इसके बीचों बीच मेरे भाई एक पेड़ आ जाता है। यहां बिल्कुल बीचों बीच इसके एक पेड़ आ जाता है। ये मेरे भाई इसका पेड़। तो कहता है कि पेड़ का जो टॉप है ना वो, और इस शॉपिंग मॉल का जो टॉप है, वो दोनों ही इस पॉइंट से एक ही सेम लाइन में आ जाते हैं, एक ही सेम लाइन में जुड़ जाते हैं। बहुत सुंदर। पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है। कहता पेड़ की जो ऊंचाई है मेरे प्यारे बच्चों 20 मीटर, 20 मीटर। पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है और यह उस व्यक्ति से 60 मीटर की दूरी पे। कितने मीटर की दूरी पे मेरे बच्चों? 60 मीटर की दूरी पे। बहुत सुंदर, 60 मीटर की दूरी। अगर आदमी यहां है तो जो ये मॉल है ना, ये जो पेड़ है, ये आदमी से कितनी दूरी पे मेरे बच्चे? 60 मीटर। तो मेरे बच्चे आप ये देखिए कि जो रेशो इस हाइट का और इस बेस का बनेगा ना, वही रेशो इस हाइट का और इस पूरे बेस का बनेगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों में सेम है।
तो यहां पे आपको क्या करना है मेरे बाबू, आपको इसका रेशियो लेना है। तो 20 से कम 20, 20 30 60, यानी अगर हाइट एक होगी ना तो बेस की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों क्या बनेगी 3। हाइट एक होगी तो बेस की लेंथ बनेगी 3। हाँ जी, हाइट एक होगी मेरे बच्चों तो बेस की लेंथ बनेगी 3। समझे कि नहीं? आपने कहा जी हाँ। अब मेरे बच्चों इस कहानी को मिटाते और हमें पता है कि टोटल लेंथ कितनी है 1215 मीटर। और हम इस बात को भी समझते हैं कि भैया वही एलिवेशन यहां पे भी होगा, वही कोण, तो इसकी हाइट और इसके बेस की लेंथ का रेशियो यहां पे भी क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1:3, क्योंकि कोण सेम पड़ रहा है, कोण सेम पा रहा है ऊपर से। हाँ जी, तो मेरे बच्चे 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1215 को। हाँ जी, तो 1 यूनिट की वैल्यू, तो आप कहोगे सर 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1215 मीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1215/3, 3 चौक 12, 3 5 15, 405 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 405 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 405 मीटर। हाँ जी, बस यही मेरा आंसर, 405 मीटर। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा आंसर है। पक्का? बहुत सुंदर। करिए मेरे बच्चे, इस सवाल में हल्की सी ज्योमेट्री का प्रयोग हो रहा है और कुछ नहीं, नॉर्मल सी ज्योमेट्री का प्रयोग होगा। उस ज्योमेट्री को आपको हल्का सा समझना होगा और बात बन जाएगी। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, यहां एक छोटी सी ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी लग रही है, उसको मैं समझा देता हूं। एक नियम है मेरे बच्चे। क्या नियम है? पहला नियम तो यह है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना कि अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर आ जाए, अगर ये दोनों कोण मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर आ जाए, अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी सिखाऊंगा। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। इसका उल्टा भी, कि अगर ये ट्रायंगल है और इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर आ जाए, आमने सामने की भुजाएं बराबर आ जाए, आमने सामने की भुजाएं बराबर आ जाए, तो इन इन बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। दोनों ही बातें सिद्ध होती हैं। अगर एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, और अपोजिट साइड इक्वल है मेरे बच्चे तो एंगल इक्वल होंगे। दूसरी बात है, दूसरी बात समझने का प्रयास करिए मेरे भाई। क्या? मान लीजिए मेरे बच्चे ये ट्रायंगल है
और ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल कहलाता है, बाह्य कोण कहलाता है, ये कहलाता है एक्सटर्नल एंगल। ये हल्की सी ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी यूज हो रही है और कुछ नहीं, एक्सटर्नल एंगल। हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों हम इसे कहते हैं बाह्य कोण। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? बाह्य कोण। हिंदी में हम इसे कहते हैं बाह्य कोण। तो ये मेरे प्यारे बच्चों एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। यानी ये कोण जमा ये कोण बराबर होता है इस वाले कोण के, यानी इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर होता है a प्लस बी के। हाँ जी, पहली चीज, जैसे मैं आपको कहूं कि भाई मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ये कोण 40 डिग्री है, ये कोण 50 डिग्री है या 80 डिग्री है, तो क्या मुझे बता पाएंगे ये वाला कोण क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये बाह्य कोण बना, एक्सटर्नल एंगल बना, और एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल, तो 80 जमा 40 120 डिग्री। तो ये कोण होगा मेरे प्यारे बच्चों 120 डिग्री। हाँ है ना? कितना होगा मेरे बच्चे? 120 डिग्री। समझ पाए? अब इसका इस्तेमाल हमने सवाल में करना है। आइए जरा देखिए मेरे भाई, कह रहे किसी टावर के आधार से 160 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से टावर के उन्नयन कोण टावर के आधार की ओर 100 मीटर दूरी चलने पर दोगुने हो जाते हैं। मेरे बच्चे ये कोई टावर मान लीजिए, ये कोई टावर मान लीजिए, मान लीजिए कहता है जी इसके आधार से कितनी दूरी चलने पे? 160 मीटर दूरी पर चलने पर इसके आधार से 160 मीटर दूरी चलने पर कहता है यहां से जो ये कोण बनेगा ना, ये कोण हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों कितना? कहता है ये वाला जो कोण बनेगा ये मान लीजिए एंगल बना थीटा, मान लीजिए एंगल बना थीटा। कहां से? यहां से 160 मीटर दूरी पर। अब कहता है अगर हम आधार से 100 मीटर, मतलब उस बिंदु से 100 मीटर चलें आधार की तरफ, 100 मीटर चलें आधार की तरफ मेरे प्यारे बच्चों, 100 मीटर चलें अगर हम आधार की तरफ, अगर उस बिंदु से 100 मीटर चलें हम आधार की तरफ, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बदल जाता है और यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन डबल आ जाता है। यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है? डबल। यहां थीटा था तो मेरे प्यारे बच्चों यहां आ जाता है 2 थीटा, यहां आ जाता है 2 थीटा। अब मेरे बच्चों ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी है? तो आप कहेंगे 160। ये कितनी है? 100। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप कहेंगे 60। ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरे बच्चों? 60। ये मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, सवाल की भाषा है। अब इस भाषा को तरोड़ते मरोड़ते और पेश करते हैं। आइए जरा देखिए मेरे बच्चे, ये लेंथ कितनी है? 100 मीटर। आप कहेंगे जी हां। अब मेरे बच्चों थोड़ी देर के लिए जिस चीज को मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं बस उसको देखना। अगर मैं यहां इसकी बात करूं, अगर मैं यहां की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हुआ इस ट्रायंगल का? एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, इस एंगल के और इस एंगल के सम के इक्वल होता है। आपने कहा जी हाँ। तो ये 2 थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला कोण क्या होगा? भाई इन दोनों ही कोणों का जो जोड़ होगा, इसका और इसका जो जोड़ होगा, इसका और इसका जो जोड़ होगा वो 2 थीटा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये थीटा है तो ये वाला कोण भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? थीटा। ये थीटा है तो मेरे प्यारे बच्चों ये कोण भी क्या होगा? थीटा। ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला कोण आएगा 2 थीटा। भाई एक्सटर्नल एंगल जो होता है, बाह्य कोण जो होता है, वो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये एंगल थीटा था तो ये क्या लें कि 2 थीटा आ जाए? तो थीटा, ये भी थीटा लेना होगा। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात ये भी समझाई है कि मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात को भी बखूबी समझिए कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड आपस में, दो एंगल आपस में इक्वल आ गए, जैसे अगर ध्यान दें तो ये इस वाली ट्रायंगल में
ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गए? आपने कहा जी हाँ। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इस एंगल के सामने वाली ये साइड और इस एंगल के सामने वाली ये साइड, ये दोनों ही साइडें मेरे प्यारे बच्चों आपस में क्या आ गई? बराबर। हाँ जी। अगर ये दोनों साइडें आपस में बराबर है मेरे बच्चों, अगर ये दोनों साइडें आपस में बराबर है, अगर ये दोनों कोण बराबर है तो इसके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। हाँ जी सर, बिल्कुल भुजाएं बराबर है। और अगर भुजाएं बराबर हैं तो ये 100 मीटर है तो मेरे बच्चों ये लेंथ भी क्या होगी? 100 मीटर। आप कहेंगे बिल्कुल, यानी सर ये वाली जो लाइन है, नागिन वाली जो लाइन है, ये 100 मीटर आ गई। अगर ये 100 मीटर आ गई तो सवाल ही हो गया, क्योंकि ये 100 मीटर होगी। बिल्कुल सही है जी। अब तामझाम मिटा देते हैं। ठीक है जी। कैसे तामझाम मिटा देते हैं? ये सर ये बताओ, ये 60 है, ये 100 है, तो ये ट्रिपलेट हमने पढ़ा था ना कि अगर किसी ट्रायंगल की ये साइड 6 हो, ये 10 हो, तो ये क्या होगी? तो आप कहेंगे हाँ सर ट्रिपलेट पढ़ा था, 6 8 10, 6 8 10, तो सर ये वाली साइड 8 होगी। बिल्कुल सही है। 6 8 10, अब ये 6 नहीं दे रखी, 60 दे रखी, ये 10 नहीं दे रखी, 100 दे रखी, तो 10 गुना इसका 10 गुना तो इसका भी 10 गुना, ये क्या होगा? 80। तो मतलब इस बिल्डिंग की जो हाइट थी, टावर की हाइट थी मेरे प्यारे बच्चों, कितनी थी? 80 मीटर। कितनी थी मेरे भाइयों? 80 मीटर। अब आराम से समझा। भागलपुर से? बादलपुर नहीं होगा, भागलपुर। पूछ क्या काम है, सारी डिटेल लो। ठीक है पीयूष सुन, पी, पीयूष को बोल, पीयूष जाके मिलेगा और पूछ क्या काम है, सारी डिटेल लेगा पीयूष। हाँ जी, आइए मेरे बच्चे, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। करिए मेरे बच्चे, करिए बाबू करिए। जी वेस्ट बंगाल से आपको भी प्रणाम। मैं खुशी आइए मेरे बच्चे, कह रहा है किसी मीनार के आधार से 10√3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों ये कोई मीनार है, समझिए। बिल्कुल ठीक है जी। इस मीनार के आधार से 10√3 मीटर, यानी यहां ये 10√3 मीटर दूरी पर कोई पॉइंट स्थित है। यहां से कह रहा है कि इसके
मीनार की हाइट का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, उन्नयन कोण 60 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, तो 60 डिग्री क्या रेशियो बनाता है? सामने वाली साइड मेरे प्यारे बच्चों √3, ये वाली साइड 1 और ये वाली साइड मेरे प्यारे बच्चों 2। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो सवाल में कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली 1 यूनिट दे रखी, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10√3 को। मेरे बच्चे 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10√3 को। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी? √3 यूनिट की। तो √3 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगा? 10√3 गुना √3। तो √3 को मेरे प्यारे बच्चों √3 से गुना किया 3, 3 को 10 से गुना किया 30। तो हाइट हो गई मेरे बच्चे 30 मीटर। मीनार की हाइट हो गई 30 मीटर। करिए बाबू इस सवाल को। कहता 50 मीटर धागे के साथ वे 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रही पतंग की आधार से ऊंचाई बताइए। मेरे प्यारे बच्चों ये कोई पतंग है, ये यहां से उड़ रही है पतंग आधार से। तो सवाल में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो कोण है ये 60 डिग्री, 60 डिग्री के उन्नयन कोण पे ये पतंग उड़ रही है। हाँ जी, पतंग की हाइट बतानी है जमीन से कितनी होगी, ये हमारा सवाल। तो मेरे बच्चे 60 डिग्री क्या रेशियो बनाता है? सामने वाली साइड √3, ये वाली साइड 1, ये वाली 2। ये तीनों रेशियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाए थे, 30, 60, 45। अब कह रहा है धागे की लंबाई 2 यूनिट नहीं 50 मीटर है। भाई मानिए यहां से धागा बंधा हुआ है तो यहां तक बांध रखा है, तो धागे की लंबाई 50 मीटर, तो 2 यूनिट 50 मीटर, 1 यूनिट 25 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों √3 यूनिट की वैल्यू आ गई 25√3, 25√3 मीटर। हाँ है ना, 25√3 मीटर। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 25√3 मीटर। हाँ जी, करिए मेरे भाई। आइए मेरे प्यारे बच्चों, यदि दो खंबे जो कि 24 मीटर और 36 मीटर ऊंचाई पर है, कहता है जी दो खंबे हैं, एक खंबा है ये मेरे प्यारे बच्चों और एक खंबा है ये, दोनों की कहता है हाइट जो है वो 24 मीटर और 36 मीटर, यानी ये हाइट 24 मीटर है और ये हाइट 36 मीटर। कहता है इनके सिरों से रस्सी बंधी हुई थी मेरे बच्चे, कहता है इनके सिरों से रस्सी बंधी हुई थी, ऐसे इस तरह से रस्सी बंधी हुई थी, और जो रस्सी है वो क्षैतिज के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है मेरे बच्चे? तो कह रहा है 36 का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, 60 डिग्री क्या रेशियो बनाता है? सामने वाली साइड √3, ये वाली साइड 1 और ये वाली साइड 2। ये लेंथ 24 है तो ये भी 24 होगी, तो ये पूरी 36 में से 24 हटाई तो कितनी बची? 12।
तो मेरे प्यारे बच्चों √3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को। 1 यूनिट की वैल्यू 12/√3। हर का प्रीमेयकरण करेंगे तो √3 गुना √3। √3 को √3 से क्या, 3 चौक 12। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 4√3। आंसर आया मेरे बच्चों 4√3। हाँ जी, तो जो धागे की लंबाई होगी वो क्या होगी, 2 यूनिट। तो 2 गुना 4√3। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया 8√3। आंसर आ गया मेरे बच्चे 8√3। आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों कितना, 8√3। हाँ है ना, आंसर आया मेरे भाई 8√3। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। रस्सी की लंबाई पूछी थी, बताइए जी। बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से समझिए। सवाल में क्या करा मेरे प्यारे बच्चों, कहता है तूफान के कारण एक खंबा था जो मुड़कर जमीन के ऊपर एक बिंदु पर मिल गया। ये मेरे प्यारे बच्चों एक खंबा है, ठीक है जी। ये समझिए, यहां से इतनी हाइट से खंबा टूट गया, यहां से खंबा टूट गया, यानी ऐसे समझिए यहां तक तो खंबा सीधा रहा और उसके बाद ये खंबा टूट के नीचे गिर गया। ये खंबा मेरे प्यारे बच्चों नीचे टूट के गिर गया, ये नीचे टूट के गिर गया। हाँ जी, ये खंबा नीचे टूट के मेरे बच्चों गिर गया। यही वाला खंबा, आंधी तूफान आया और झुक गया नीचे। और कहता है जब ये नीचे झुका तो इसने जमीन के साथ जो कोण बनाया है वो बनाया मेरे प्यारे बच्चों कितना, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कोण बनाया। हाँ जी, कहता है उसका शिखर जो उसके आधार से 8√3 मीटर की दूरी पर जाकर झुका है। 8√3 मीटर की दूरी पर जाकर झुका है, बिल्कुल। मेरे प्यारे बच्चों 30 डिग्री क्या रेशियो बनाता है, सामने वाली साइड 1, ये वाली साइड √3 और ये वाली साइड 2। हाँ जी, 1 और √3 2, यानी ये यहां से यहां तक की लेंथ √3, तो ये लेंथ 1, तो ये लेंथ 2। और आप ये बात ध्यान रखिए कि ये और ये लेंथ बराबर है, यही हिस्सा नीचे झुकाती है। 2 है तो मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ भी 2, तो ये 2 है और ये लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 1 है। तो टोटल लेंथ होगी 2 और 1 3 यूनिट। बिल्कुल सर, टोटल लेंथ हो गई 3 यूनिट। √3 यूनिट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 8√3 को। तो आप इसे ऐसे लिखिए कि भाई √3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8√3 को। हाँ जी, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी सर 8√3 बटे √3, यानी 8। और हमें वैल्यू चाहिए पूरी पेड़ की हाइट की, खंबे की हाइट की, सॉरी माफ करना, खंबे की हाइट की। तो वो कितनी है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 8 गुना 3। तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तर आया 24 मीटर।
तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 24 मीटर। हाँ जी, तो आंसर आया 24 मीटर। हाँ जी, करिए मेरे भाई इसकी। आइए मेरे बच्चे, कह रहा 15 फीट की ऊंचाई वाला एक पेड़ हवा के कारण झुक गया। ये मेरे प्यारे बच्चों एक पेड़ है, ठीक है जी, हरे रंग का पेड़ है। कहता है तूफान आया और झुक गया। मान लेते हैं ये हिस्सा झुक गया इसका, और झुक के क्या हुआ इस पेड़ ने, झुक के जमीन पे गिर गया। झुक के कहता जी जमीन पे गिर गया, ऐसे झुका और झुक के नीचे जमीन पे गिर गया, पूरी तरह लगने हुआ। और कहता है इसने जो कोण बनाया मेरे प्यारे बच्चों 30 डिग्री का बनाया। कह रहा है 30 डिग्री का, तो ज्ञात कीजिए पेड़ किस ऊंचाई से झुका। मेरे बच्चे 30 डिग्री बनाता है, ये 1, ये √3, ये 2, तो ये 2 है, तो मेरे बच्चे ये हाइट भी क्या होगी 2। तो पूरे पेड़ की हाइट 2 रही, कितनी बनी 3 यूनिट। दी कितनी रखी 15 फीट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मेरे बच्चों 5। तो 1 यूनिट की ही तो वैल्यू चाहिए आपको, क्योंकि उसने यही तो पूछा है कि भाई कितनी हाइट से झुका है, तो इतनी हाइट से, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 फीट। तो 5 फीट हाइट से मेरे प्यारे बच्चों ये पेड़ झुक गया। हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल है, जल्दी से करिए इसी क्वेश्चन, तुरंत की तुरंत करिए, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड और कुछ नहीं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल है, बस कह रहा है कि 30 मीटर की दूरी पे जाके झुक गया। यानी यही जो सवाल है ना, सेम यही सवाल है, बस इसमें जहां उसने ये रूट सॉरी ये हाइट दे रखी थी ना, वो ये हाइट ना देके इस बार उसने ये हाइट दे रखी है, कितनी, ये हाइट दे रखी है एक्चुअल में 30 मीटर। ये हाइट दे रखी है मेरे बच्चे 30 मीटर। तो मेरे भाई √3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30 मीटर को, तो आप ऐसे समझिए √3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30 मीटर को। इस सवाल में नहीं, इससे अगले वाले सवाल में सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही फिगर है, सब कुछ यही है। कह रहे जी 30 मीटर दूरी पे जाके झुकता है, तो √3 यूनिट √30 मीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 30/√3। तो सवाल में पूछा पेड़ की हाइट बताइए, तो पेड़ की हाइट कितनी होगी मेरे बच्चे 2 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की लेंथ क्या होगी 30√3 गुना 3 मेरे प्यारे बच्चों, √3 को 3 से काटेंगे √3, तो मेरे भाइयों मेरा आंसर आएगा कितना 30√3। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा 30√3। क्या आंसर होगा बाबू 30√3, ऑप्शन बी। हाँ जी, अब मेरे बच्चे इस सवाल को करिए।
अब देखते हैं कितने बच्चे सवाल को समझे और कितने कर पाएंगे। लगाइए दिमाग, बहुत शांति से करना है सवाल, पीछे नहीं हटना। आइए मेरे बच्चे, कह रहा है जी, दो बिंदु ए और बी से एक मीनार के शिखर पर क्रम से 15 डिग्री और 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। दो बिंदु ए और बी से एक मीनार के शिखर पर क्रम से 15 डिग्री और 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मेरे बच्चों ध्यान से देखना, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सवाल आपकी नजर पेश किया जा रहा है। ये है मेरे प्यारे बच्चों मीनार, ठीक है जी, और ये है मेरे बच्चों आधार, ये आधार है। कह रहा जी यहां पे दो पॉइंट है, दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है ए, ये वाला,
और एक दूसरा पॉइंट है बी। ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। कहता है इन पे जो कोण बन रहे हो 15 डिग्री और 30 डिग्री बन रहे हैं। ये कोण छोटा होगा 15 डिग्री, जैसे जैसे नजदीक आओगे कोण बड़ा होता रहेगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों 30 डिग्री। ये पॉइंट है बी। समझ पाए? बिल्कुल। और ए बी के बीच की दूरी है 48 सेंटीमीटर। तो कह रहा जी कहानी बताइए क्या होगी। ये डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों 48 सेंटीमीटर। बहुत बच्चे देखिए बाबू, मेरे बच्चों ये बताओ, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल हो गया जिसको मैं बना रहा हूं इस वाली का। ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है, बिल्कुल। तो किसी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल उसके इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल हो। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये 30 डिग्री है, ये 15 है, तो ये कोण कितना होगा? तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये 30 डिग्री है, ये 15 है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या बना? 15 डिग्री। हाँ जी, बिल्कुल सही। किसी भाई को कोई दिक्कत है जी यहां तक? नहीं, क्योंकि इन दोनों का जोड़ इसके बराबर। तो ये 15 है, तो ये क्या लेंगे? 30 बन जाए, 15 लेना पड़ेगा। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, ये नियम भी मैंने आपको सिखाया था कि भाई अगर दो कोण आपस में बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इसके सामने वाली भुजा ये और इसके सामने वाली ये भुजा ये दोनों बराबर होंगी। यानी ये साइड और ये साइड, ये दोनों मेरे बच्चे क्या होनी चाहिए? बराबर। दोनों क्या होनी चाहिए मेरे बच्चों? बराबर। क्या होनी चाहिए? बराबर। क्या होनी चाहिए? बराबर। अगर बराबर होनी चाहिए बाबू, तो ये 48 है, तो ये लेंथ भी क्या होगी? आप कहेंगे 48 ही होगी। दोनों लेंथें बराबर होंगी, बिल्कुल सही है। और अगर मेरे बच्चों इतनी बात आप समझ गए तो अब तो खेल खत्म हो गया। इसको हटाइए, इस कहानी को हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए। हाँ जी। अब मेरे बच्चों आपने क्या करना है? आपने सिर्फ ये बात समझनी है कि सर 30 डिग्री रेशियो क्या बनाता है। सर 30 डिग्री रेशियो बनाता है सामने वाली साइड 1, ये वाली साइड √3 और ये वाली साइड एक्चुअल में 2। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 48 मीटर को। हाँ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 48 मीटर को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 48/2, मेरे बच्चे 24। 1 यूनिट की मेरे भाइयों वैल्यू हो गई 24। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 24 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई मेरे प्यारे बच्चों क्या? 24 मीटर। हाँ है ना? 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 24 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई मेरे प्यारे बच्चों 24 मीटर। और यही आपसे पूछा था। हाँ जी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अच्छा और बेहतरीन सवाल करते हैं। पढ़िए मेरे बच्चे, घबराना नहीं, धीरे धीरे पढ़ना, आगे बढ़ना, पढ़ना आगे बढ़ना।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही प्यारे सवाल है। कहता है मैदान पर किसी बिंदु से किसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण की स्पर्शज्या, स्पर्शज्या को बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट माने टेन थीटा, 5/12। तो मेरे बाबू ये कोई मीनार मान लीजिए, ये कोई मीनार है, ठीक है जी, बहुत सुंदर। ये हो गया जी उसका आधार, ये उसका आधार हो गया, ये उसका आधार हो गया मेरे बच्चों। और कहता है किसी बिंदु से मीनार के शीर्ष का जो स्पर्शज्या है, यानी ये जो थीटा है, ये टेन थीटा की वैल्यू 5/12 है। टेन थीटा की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 5/12 है, 5/12 है। कहता है मीनार की तरफ 192 मीटर चलने के बाद, मीनार की ओर 192 मीटर चलने के बाद, मीनार की ओर कितना चल दिया, 192 मीटर चलने के बाद मान लीजिए आप यहां पहुंच गए, और कह रहा है यहां से जो स्पर्शज्या बन रही है इसकी, ये मान लीजिए अल्फा है। तो कह रहा है जी 10 अल्फा की वैल्यू है 3/4, 10 अल्फा की वैल्यू है 3/4। आपने कहा जी बात सही है, हम समझ गए। ये मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। ये मेरे प्यारे बच्चों थीटा है, ये अल्फा, ये 90 डिग्री का कोण है। अरे हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताइए मेरे दोस्तों, सोच समझ के उत्तर दीजिए, क्या कि ये थीटा है, ये अल्फा, ये 192 मीटर। मेरे प्यारे बच्चों मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि अगर मैं कोण अल्फा ले लूं, अल्फा ले लूं, तो अल्फा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये वाली साइड मेरी परपेंडिकुलर होगी। आप कहेंगे जी हाँ। अगर हम छोटी ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये वाली लाइन लंब हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, बिल्कुल सही है। और मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं पूरी बड़ी ट्रायंगल लेता हूं, पूरी बड़ी ट्रायंगल लेता हूं, तो इस पूरी बड़ी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा होगा बताइए। पूरी बड़ी ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर यही लाइन है। अगर मैं थीटा की रेस्पेक्ट में बात करूं पूरी बड़ी ट्रायंगल, तो वहां पे भी परपेंडिकुलर यही लाइन है। यानी सर मतलब ये हुआ कि दोनों ही केसेज में परपेंडिकुलर सेम है। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, बिल्कुल सही है। 10 होता है मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बिल्कुल सही है। दोनों ही केसेज में मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर सेम है। तो यहां 5 है, यहां 3 है, सेम कैसे करा जाए, तो इधर 3 से करना करें, इधर 5 से, इधर 3 से किया तो मेरे बच्चे इधर भी 3 से, इधर 5 से किया तो इधर भी 5 से। अरे हाँ है ना भाई, इधर भी 3 से करो, इधर भी, इधर 5 से किया, इधर 5 से। क्यों? क्योंकि दोनों जगह मुझे परपेंडिकुलर सेम करना है, क्योंकि दोनों ही लाइनों की परपेंडिकुलर यही लाइन है। आप कहेंगे हाँ जी। तो ये हुआ मेरे बच्चे 15, और ये हुआ मेरे बच्चे 12 3 36, ये हुआ मेरे बच्चे 15, और ये हुआ 20। तो मेरे प्यारे बच्चों अल्फा के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर 15, और बेस हो गया 20। अल्फा के लिए परपेंडिकुलर 15, तो बेस हो गया 20। जबकि थीटा के लिए परपेंडिकुलर 15 तो 20 36, थीटा के लिए मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर 15 तो 20 हो गया 36। अब मुझे एक बात बताइए, ये 20 हो गया 36, ये 20 हो गया 20, तो 36 में से 20 घटाएंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आई, तो आप कहेंगे सर 16। ये मेरे प्यारे बच्चों 36, ये 20, तो 36 में से 20 घटाए वैल्यू कितनी आई, 16। तो 16 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 192 मीटर। एक यूनिट की वैल्यू 192/16, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 12, एक यूनिट की वैल्यू 12। तो कह रहा है हाइट बताइए, तो हाइट कितनी मेरे प्यारे बच्चों 15 यूनिट, तो 15 गुना 12 180 मीटर। तो हाइट हो गई मेरे प्यारे बच्चों 180 मीटर। हाइट कितनी होगी मेरे बच्चों 180 मीटर। तो एक्चुअल में इस टावर की जो हाइट है बाबू वो है 180 मीटर। कितनी मेरे बच्चों 180 मीटर। करिए मेरे बच्चे।
देखिए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चों, ये कोई टावर हुआ जी, बिल्कुल सही है। ये मेरे भाई इसका कोई बेस हुआ, बिल्कुल सही है। कहता है 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है मेरे बच्चों और एक पॉइंट ये। कहता है 10A की जो वैल्यू है, ये जो है एंगल ए, और 10B की जो वैल्यू है वो दे रखी, और इनके बीच की दूरी 117 मीटर है। आप कहेंगे जी हाँ समझ में आ रही बात सर। रेशियो सेट करते हैं भाई। 10A दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों कितना, 8/15। 10B दे रखा है उसने 3/4। और मेरे भाई हमें और आपको यह समझना है कि दोनों ही परिस्थितियों में परपेंडिकुलर यही लाइन है। आप छोटी ट्रायंगल ले लीजिए या बड़ी ले लीजिए, दोनों ही केसेस में परपेंडिकुलर यही लाइन तो आ रही है। आप कहेंगे जी हाँ, अगर दोनों ही कंडीशन में परपेंडिकुलर यही लाइन आ रही है मेरे बच्चे, तो दोनों जगह परपेंडिकुलर सेम करें। कैसे सेम होगा जी, ये 3 है ये 8 है, तो इसे भाई परपेंडिकुलर ये है, यहां परपेंडिकुलर ये, सेम करने के लिए इसे 3 से, इसे 8 से। 8 से ऊपर तो 8 से नीचे, 3 से ऊपर 3 से नीचे, तो यह आया मेरे प्यारे बच्चों 24/45 या 24/32। यानी बी के लिए परपेंडिकुलर 24 है तो बेस हुआ 32। ए के लिए परपेंडिकुलर 24 है तो बेस हुआ 45। ये 45 है और ये 32 है, तो ये 45 में 32 गया, कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक की लाइन 13 यूनिट। तो 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों 117 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 117/13 यानी 9। तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी, 24 गुना 9, 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 3 21, 18 दूनी 9 दूनी 18 और 3 21, 216 मीटर। ये मेरे भाइयों मेरा आंसर हो गया 216 मीटर। हाँ जी, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, शाम को इसे कंप्लीट करा देंगे, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप 2 दिन लगातार प्रैक्टिस करेंगे, शनिवार और रविवार, पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने पढ़ाई है वो। ये जो फार्मूला बुक है और भी मेरी बहुत सारी किताबें फ्लिपकार्ट पे, हम लिंक भी कल शेयर कर देंगे और आपके बैचेज में ही शेयर करेंगे, तो आप ये परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पे। कल होगी फ्लैश सेल सुबह 11 बजे से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।